नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी से शशिकांत दुबे जी हैं। इनसे जानने का आज हम प्रयास करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्तमान स्थिति में जो चल रही है उस पे इनका क्या विचार है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात मैं पहले कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में आपका क्या राय है। देखिए, आज के वर्तमान परिवेश में उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति काफी खराब है। स्थितियां दिन पर दिन काफी भयावह होती जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और अभी देखिए, लगातार हत्याओं के दौर चालू हैं। बात बात पे स्थितियां ये जा रही हैं कि व्यक्तिगत विवाद जातीय रूप का रंग ले रहा है, और जिस चीज को समझौते के तहत हम रोक सकते हैं, बातचीत से हल कर सकते हैं, उन चीजों में इस तरह की पार्टिस हो गई है, वोट की राजनीति हो गई है कि लोग बढ़ावा देकर के हत्या तक करवा देने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक स्थिति आई है जिसपे मैंने आपसे बात भी किया था। बनारस की घटना ले लीजिए आप, मनीष सिंह वाली बनारस वाली घटना पे भी मैंने देखा कि वहां भी कोई इस तरह का मामला नहीं था जिस मामले को इतना तुल दे दिया गया और वहां हत्या तक की नौबत आ गई। ऐसे ही आए दिन विवाद। अभी देखिए, हमारे यहां बॉलगंज में बेलसड़ी एक गांव है, जहां वहां पे जो विवाद हुआ वहां का भी यही मामला था कि जा रहे हैं बारात में जाने के बाद स्थिति ये होती है कि बात में कूलर को लेकर विवाद होता है और पता चलता है कि वहां भी जातीय रूप ले लिया गया, वहां भी नेताओं ने बढ़ावा दिया और वहां भी हत्या हो जाती है। जो ये राजनीतिक दौर में जी राजनीति का स्तर ऐसे गिरता जा रहा है जी कि जो जातियों में मतभेद, जो अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो हम सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग, कोई फंक्शन कोई कार्यक्रम होता था तो मिलजुल के हाथ बटाते थे और कहीं ऐसा मामला देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इन 15 सालों में जो जातिगत स्थिति देखी जाए, जिस तरीके से जातियों में जहर घोल दिया गया है, राजनेताओं द्वारा ही यह जहर घोला जा रहा है। चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, क्या राजनीतिक पार्टियों का जिम्मेदारी नहीं है कि जातियों में लड़ाएं? ये जातियों में लड़ाने का काम कब तक करेंगे अपने वोट के लिए? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने कहा कि सभी पार्टियों की बात आपने किया, नहीं, इस पे मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा। जो वर्तमान सरकार है देश और प्रदेश में, इनकी स्थिति ये है कि ये पहले इन्होंने धर्म में समाज को बांटा, हिंदू और मुसलमान किया। इसके बाद उस पर इन्होंने कुछ दिन तक शासन किया, फिर बीच में आ गए जाति पर राजनीति किए। अब इनका इस समय जातिगत एजेंडा बहुत तेज चल रहा है कि जातियों को लड़ाओ आपस में और लड़ा करके शासन सत्ता पे काबिज हो। अब ये देखे कि अब जाति पे भी, अब तो देख रहा हूं कहीं जाति वाला मामला भी कहीं फेल न हो जाए, ये लिंग पे आ गए। अभी आप देखे होंगे जो महिला आरक्षण का बिल पे बात आई, महिला आरक्षण पे मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि ये बताइए, जब 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पारित हो गया, सरकार आपकी रही, तो आपने उसी समय क्यों नहीं आरक्षण दे दिया? लेकिन आरक्षण नहीं दिए। यह देखे कि अब कौन सा मैं मुद्दा लाऊं, क्योंकि बंगाल वाली स्थिति आप देख ही रहे हैं। बंगाल के चुनाव में नग्न तांडव हो रहा है। बंगाल के चुनाव में नियम और कानून की धज्जी उड़ाई गई। ये हर हाल में चाहते हैं किसी तरीके से इनके प्रकार से सत्ता में रहना। बंगाल के चुनाव में उन्होंने सब कुछ किया। यूपी को किस तरह से काबिज किया जाए, तो विपक्षियों पे ये आरोप बढ़ने के लिए इन्होंने एक एजेंडा लाया महिला आरक्षण बिल का, जो सीधे एक तरह से मैंने फ्रॉड कहा जाएगा। जब 2023 में बिल आ चुका था, फिर आपको 26 में लाने की जरूरत क्या थी? ये ला करके दिखाना कि भाई देखिए मैं तो तैयार हूं। अरे भाई, आप वर्तमान जो हमारी सीट है
उसमें तो आप दे नहीं सकते। अब आप कहिए कि भाई हमारे पास 10 रुपए है, आज तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, जब हमारे पास 23 रुपए हो जाएगा पहले तब मैं आपको दूंगा। ऐसे तो कोई आप किस भूखे आदमी की मदद कर रहे हैं आप? जिस महिला आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है जी कि 2023 में पास हो गया। आज के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर के सांसद महोदय ने यह कबूल किया है जी कि 2023 में ही पास हो गया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने सदन में एक रखा कि जब 850 सीटें हो जाएंगी तो 33% आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन पत्रकारों के सवाल पे पत्रकारों ने कहा कि 550 जो सीटें हैं उन्हीं में आप 33% कर दीजिए, बढ़ाने की क्या हो सकता है। तो उस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दे तो यही बात मैं कह रहा हूं ना कि बताइए, जब आज जो वर्तमान जो आपके पास है, जो आप जिसके आप जो है मालिक हैं, जो आपके अधिकार में है, उसमें तो आप दे नहीं रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि भाई अब जब 850 सीट हो जाएगी, सीटें बढ़ा लूंगा, सीट बढ़ाने नहीं दे रहा, विपक्षी बढ़ाने नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं आरक्षण बिल दे देता। और यह कह करके महिला समाज का वोट अपनी तरफ अग्रेसिव करने के लिए, चूंकि हमारे यहाँ नारी समाज का सम्मान है और महिला 50% हम लोग मानते हैं कि महिला का भी योगदान है हमारे देश और समाज में, तो उसको प्रभाव में लेने की करना कुछ नहीं इनको है, केवल एक नौटंकी है। करना होता तो ये जो इनके पास है उसी में से कर दिए होते, 850 का इंतजार नहीं करते। जिस तरह से देश में अभी कुछ दिन पहले यूजीसी का मामला आया, जिसको लेके पूरे देश में सवर्ण समाज ने दिल्ली से लेके अन्य सभी प्रदेशों में अपना धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, न उसमें आपकी पार्टी बोली, न बसपा, न कांग्रेस, किसी ने सवर्णों का समर्थन नहीं किया खुले रूप से। और सवर्णों का भी सबको वोट चाहिए, सवर्ण भी चाहते हैं कि हम भाई जो हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं उस पार्टी को छोड़ के हम किसी और पार्टी में जाएं। लेकिन किसी पार्टी ने उन सवर्णों के साथ खड़ा होने का काम नहीं किया। और वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ और सबके विकास में सवर्ण समाज के लोग आते हैं या नहीं, ये आपकी पार्टी और आपका मानना है कि नहीं? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि मेरे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का विरोध किया था। उन्होंने बाकायदे प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने बोला भी था कि भाई ये गलत है, यूजीसी का जो इन्होंने यूजीसी लाया है गलत है। हमारे नेता ने उसका विरोध किया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कोई ऐसा अधर्म नहीं है जो करने पर न तुल जाए। आप ये बताइए, यूजीसी के मुद्दे पे सही कहा आपने, यूजीसी के मुद्दे पे सवर्ण समाज, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, मैं खुद उस पर मुखर हुआ, यूजीसी के विरोध में खड़ा हुआ, हमारे नेता भी बोले थे उस चीज पे। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यूजीसी के मुद्दे पे पहली बार मैंने देखा कि देश और प्रदेश में सवर्ण समाज इतना अग्रेसिव हुआ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अग्रेसिव आज समय की मांग हुई है कि आपको भी अग्रेसिव होना होगा। यूजीसी के माध्यम से इन्होंने सवर्ण समाज के नौजवानों, बच्चों, महिलाओं के जो पैर में पैकल डालने का कार्य करने का मंसूबा पाला था, वो हमारी आपकी एकता थी, हमारी आपकी लड़ाई थी कि जिसपे उनका वो यूजीसी का जो मामला है वो अटक गया। वो भरसक प्रयास किए कि हमको समाज में बांटने का। आज एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को खास करके इन्होंने एक बना दिया कि खलनायक है। इस तरीके से समाज में पेश करने का कार्य किया है। जहां कोई बात आ जा रही है, एक कहीं पंडित की बात आ जा रही है, ठाकुर की बात आ जा रही है, तुरंत स्थिति आ रही है कि व्यक्तिगत विवाद अगर है तो बाकी लोगों को उकसा करके केवल कि ये तुम्हारे दुश्मन है और तैयार करके मारो, उनकी हत्या कर दो। क्या राजनीति में इस तरह का स्तर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक तो ये जघन्य अपराध है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो आज की जो राजनीति है, पहले क्या था? पहले व्यक्तित्व पे वोट मिलते थे, पहले चेहरे पे मिलता था, जात का कोई नाम नहीं था, किसी भी जात का व्यक्ति हो। हमारे यहाँ गोरखपुर को देख लीजिए, हमारे यहाँ एक से एक नेता रहे। हमारे यहाँ कहीं महावीर प्रसाद जी रहे दलित समाज से, हमारे यहाँ शारदा प्रसाद रावत जी रहे यादव समाज से, हमारे यहाँ पंडित रामरतन शुक्ला, हरिशंकर तिवारी, तमाम ऐसे लोग शुरू से ही रहे नेता। हर समाज से हमारे यहाँ शुरू से ही, कहीं जमुना निषाद जी रहे, हर समाज के लोग, कहीं फिरंगी प्रसाद विशारद रहे,
आज की बात पिछली बात से करूंगा, सभी जाति और धर्म के लोगों को हमारे यहाँ लोगों ने सम्मान। खान जी रहे, आप चिल्लूपार विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं जी। चिल्लूपार विधानसभा पे आप सक्रिय दिखाई देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमें भी जानकारी है जी। तो चिल्लूपार विधानसभा एक ऐसा विधानसभा उत्तर प्रदेश का है जिसमें दो ताकतवर लोग इस समय लड़ रहे हैं जी। जैसे आपके ही पार्टी के पूर्व विधायक हैं और वर्तमान विधायक हैं जी। तो उस स्थिति में क्या पार्टी आपको भी टिकट देने की इच्छा जता रही है या आप टिकट मांगने की इच्छा जता रहे हैं? देखिए, मैंने पिछली बार भी 2022 में भी टिकट मांगा था, इस बार भी टिकट की मांग किया हूं। चूंकि चिल्लूपार मेरी कर्मभूमि है और चिल्लूपार में निरंतर मैं अपने काम में लगा हुआ हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं। चिल्लूपार के जनमानस, चिल्लूपार की देवतुल्य जनता के बीच मैं निरंतर उनके सुख में दुख में हमेशा उनके बीच में रह करके उनकी सेवा में निरंतर लगा हुआ हूं। अब ये अलग बात है, नेतृत्व जो है, फैसला नेतृत्व को करना है, नेतृत्व टिकट जिसे देता है। मैं नेतृत्व के विरोध में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूं। मुझे टिकट मिलेगा, दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, जिसे भी टिकट मिलेगा नेतृत्व मुझे जो जिम्मेदारी देगा मैं उसका निर्वहन करूंगा। और मुझे मेरा एक लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं देने को तैयार हूं। मुझे टिकट मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी रहूंगा, नहीं मिलेगा, जिसको भी टिकट देंगे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए, इस प्रदेश आम को खुशहाली देने के लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं। नेतृत्व के हर फैसले को मैं स्वीकार करूंगा। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं जी, ब्राह्मणों का ही लड़ाई नहीं लड़ते हैं जी। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे आप सभी समाज में जी। जैसे इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है जी। तो आप सभी समाज के बीच में जाते हैं जी। उसमें न किसी ब्राह्मण के ही नहीं, दलित के यहाँ भी जाते हैं, यादव के यहाँ भी जाते हैं, मुसलमान के यहाँ भी जाते हैं, सबके यहाँ आप जाते हैं। तो आपके समाज के लोग समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूजीसी को लेकर काफी नाराज है आपके समाज के लोग, तो यूजीसी को लोग भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है वो नाराजगी कहीं स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बार ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से मन बना चुका है। यूजीसी का मुद्दा हुआ, उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई और ब्राह्मण समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। ब्राह्मण समाज को देखिए, पिछली बार जब सरकार थी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में, ब्राह्मण समाज के लिए, जो ब्राह्मण समाज के आराध्य हैं भगवान परशुराम, समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम के जन्म जयंती पे छुट्टी करने का काम किया, सरकारी छुट्टी घोषित किया, जिसे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकार बनते ही खारिज किया। जब पिछली बार सरकार थी हमारी 4 से 7 में, माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संस्कृत विद्यालयों को हमलता की 267 समथिंग, मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं, संस्कृत विद्यालयों को उन्होंने अनुदान देने का काम किया, जिसमें 100% ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ाने का काम करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। जो मानदेय के तौर पे या फिर अपने घर से खा करके गए और उन्होंने शिक्षा देने का काम किया, माननीय नेताजी ने 246, याद आ गया, 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने का काम किया। और 246 को आप मान सकते हैं कि अगर एक विद्यालय में 5 से 6 अध्यापक हों तो सोच सकते हैं कितने ब्राह्मणों का उन्होंने भला किया, उनके परिवार की परवरिश किया, परशुराम जयंती के लिए काम किया। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के लिए निरंतर लगी हुई है, ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए सदैव खड़ी है। जहां भी कोई बात आती है तो ब्राह्मण समाज के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर इस प्रयास में है कि इस वर्ग को संतुष्ट किया जाए। और इस बार ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी के वोट देने के लिए अपना मन बना चुका है। मैं पूरा आशा में विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद
समाजवादी पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोग से, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के सहयोग से इस बार सत्ता में आ रही है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है, सड़कों का जाल, नालियों का जाल, लाइटों का जगह जगह पे सारी व्यवस्थाएं, अभी देखिए यहीं आपके ही जिले में स्टेडियम बन रहा है, तमाम ऐसे ऐसे फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, रोजगार के एक साधन पैदा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इस स्थिति में आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री को छोड़ के अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज जागरूक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। आप झुंझुना थमा करके चाहें अगर किसी को प्रलोभन देकर करना, देखिए सड़क, बिजली, पानी, ये हर सरकार की व्यवस्था है कि सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये तो जो सरकार आती है वो सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए, और अगर देते हैं तो ठीक है, साधुवाद है, धन्यवाद है इनको। लेकिन जहां तक ब्राह्मण समाज की बात है, समान समाज की बात है, आप ये बताइए, ये आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल ब्राह्मण के लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं। ब्राह्मण के लिए तो उन्होंने ब्राह्मण को उन्होंने वो कर दिया कि ब्राह्मण अगर उसके बाद तो ब्रेन है, सवर्णों के बाद ब्रेन है, अगर ब्रेन भी ना रहे तो पता चलेगा कि आज कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। आरक्षण की मार तो वैसे ही झेल रहा है, आरक्षण की मार तो वैसे ही झेल रहा है कि आप बंबई, दिल्ली और कलकत्ता जाके देख लीजिए, हमें लगता है कि 50% से ज्यादा जो है बेचारे रिक्शा और ऑटो चला रहे हैं, इसलिए कि अभिशाप हो गया ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना। इसके बाद शिक्षा एक ऐसी जगह है कि जहां पे न जाति होती है, न धर्म होता है। समाज में हम लोग तो समाज में भी नहीं मानते, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि शिक्षा ऐसी जगह है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पे तो कभी भी मित्रता में नहीं देखा गया कि तू कौन बिरादरी है, तू कौन धर्म का, कहीं कुछ नहीं, दोस्त दोस्त होता है। लेकिन सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी ला करके पैदा होते ही बच्चे के दिमाग में डालने काम किया कि तू हे धर्म का हुआ, तू हे धर्म का हुआ, तू हे जात का हुआ, तू हे जात का हुआ, ईतू के सतौले है, ईतू के हई के लिए केवल बादरेशन पैदा करने काम किया। और इस बात को ब्राह्मण ही नहीं, पूरा समान समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, सारे लोग जान चुके हैं कि वोट लेने के लिए, केवल वोट लेने के लिए समाज को भारतीय जनता पार्टी बांटने का कार्य कर रही है। लड़ा करके, एक डलहौजी था मेरे यहां जिसने उसने भी किया था, फूट डालो और राजनीति करो, और आज उसी तरफ पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि केवल इंसान को, भारतीय समाज को धर्म में बांटो, जातियों में बांटो, लिंग में बांटो, बांट करके बांटो और राज करो। मुझे देना कुछ नहीं है, केवल सत्ता में बने रहना है। आज इनकी विदेश नीति भी फेल है, आप देख लीजिए। इनको यही पता नहीं है। हम कह रहे हैं कि जब आप सबको अभी स्मार्ट मीटर को लेके जी आपकी ही पार्टी डीएम को ज्ञापन दिया और आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। जनता अपनी बात खुद नहीं कह पा रही है और विपक्ष भी मजबूती से नहीं खड़ा पा रहा है। जिस चीज को जनता को आवश्यकता नहीं थी स्मार्ट मीटर का, आज स्मार्ट मीटर को लेके जनता में बड़ी आक्रोश है। स्मार्ट मीटर में अनाप शनाप बिल और वो प्रीपेड कर दिया गया, पैसा नहीं है तो काट दिया जाएगा। क्या इस पे आपका स्पेशली विचार क्या है? देखिए, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया, आप तो खुद उस पर बता दिए। स्मार्ट मीटर तो इनका बिल्कुल फर्जी है, निराधार है। और स्मार्ट मीटर में तो जहां भी मीटर, कोई भी स्मार्ट मीटर इनका सही नहीं चला, जहां भी चला वो अनियमित बिल, लोगों की परेशानी। माने स्थिति यह हो गई है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से भी ये जनता का शोषण कर रहे हैं। रह गया सवाल विरोध की बात जो आपने किया, एक्चुअलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है, पहले भी सरकारें रही, पहले भी रही सरकारें। देखिए, लोकतंत्र में कोई सरकार अस्थायी नहीं रहती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। लेकिन यहां एक जनता को एक रहता है, उनको एक जनता को अधिकार है कि हम जनहित की समस्याओं को लेकर के हम अपनी बातों को अधिकारी तक पहुंचे, हम शासन प्रशासन को अवगत कराना, हम धरना करें, आंदोलन करें। लेकिन आज जानते क्या है? आज स्थिति यह है कि जनता हो या जनप्रतिनिधि हो, जबरिया जनता और जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाई जा रही है।
यदि हम सड़क पे निकलते हैं, आंदोलन करने जाते हैं, चाहे वो खाद का मामला हो, बीज का मामला हो, कहीं भी शोषण का मामला हो, स्थिति ये आ रही है कि आपराधिक मुकदमे डाल करके और जेलों में भेज दिया जा रहा है। इतना दहशत पैदा कर दी जा रही है कि लोग सहम जा रहे हैं। भाई लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में है कि भाई आप गलत करेंगे, यही राजनीति, स्वच्छ राजनीति यही कहती है। आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, यही देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में लगातार कांग्रेस सरकार होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और विपक्ष में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी लड़ते थे, लेकिन चुनाव हार जाते थे। उसके बाद उनको संसद में लाने काम करते थे, और ये बात उन्होंने संसद में बोला कि मैं इस नाते इनको लाता हूं कि विपक्ष अगर नहीं रहेगा, विपक्ष यदि मजबूती से नहीं लड़ेगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, सरकार बेलगाम हो जाएगी, हमारी कमियों को बताएगा कौन। लेकिन आज उन महापुरुषों की आत्माएं भी रो रही होंगी कि आज देश और प्रदेश में लोकतंत्र मर चुका है। अगर मैं विरोध करता हूं, मैं उनकी कमियों को बता देता हूं कि महोदय आप यहां गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, अगर ये कहने के लिए मैं निकला सड़क पे, या कहने के लिए मैं अगर कहीं पहुंच रहा हूं, तो मुझे आपराधिक मुकदमे लाद करके, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मुझे जेल भेज दिया जाता है। ये स्थितियां हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। कारण कि सरकारें अस्थायी नहीं होती हैं, सरकार बदलती रहती है। कोई ऐसी परंपरा किसी भी सरकार को नहीं डालनी चाहिए कि जिससे आने वाले समय में हर किसी के लिए दिक्कत पैदा हो। आज यही हो रहा है कि आप चाह करके भी, जनता सड़क पर निकल रही है, स्मार्ट मीटर पे भी निकली है, जनप्रतिनिधि भी अपनी बात को सामान्य तरीके से अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, जरूर है कि जो आप लोग देखते चले आए थे, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी निकल जाती थी, बीजेपी या कांग्रेस निकलती थी, समाजवादी पार्टी निकलती थी, बसपा निकलती थी, सड़क पे निकल करके आंदोलन करते थे। आज वो आंदोलन के उस दौर को दमन कर दिया जा रहा है। देखिए, आज के हमारे इस कार्यक्रम में दुबे जी ने जो कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, आज विपक्ष को भी जनता की आवाज उठाने के लिए उनको डराया जा रहा है, उनके ऊपर तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस वजह से लोकतंत्र की उत्तर प्रदेश में ही हत्या कर दी गई है।